नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन लेट नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। पूरी हिस्ट्री आपको मैं बताऊंगी। देखिए, जितने भी सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन अगर आप मेरी 30 सीरीज़ को देखते हैं तो ये मान लीजिए कि हिस्ट्री का क्वेश्चन तो बाहर से आना ही नहीं है, सारे क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, 30 सीरीज़ में मैं आपको पूरी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाली हूँ, जितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं और आने के चांसेस हैं आगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। नासिक अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियां वर्णित है। देखिए, नासिक अभिलेख की हम बात करते हैं तो किस शासक की उपलब्धियां वर्णित है, आपको बताना है शतकर्णी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शतकर्णी, जो नासिक अभिलेख में उपलब्धियां वर्णित हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। आपने सुना होगा कि बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक हैं। ठीक है, दूसरे शासक थे जिन्होंने 257 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया है, और उन्होंने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से विरासत में मिले समाज को, ठीक है, सफलतापूर्वक बनाए रखा और दक्षिण दिशा में इसे किया। ठीक है, तो बिंदुसार को आपको याद रखना है। जो मैं बताने वाली हूँ, यहाँ से पूछा जाता है कि बिंदुसार को शत्रुओं को नाश करने वाला, या एक लैंग्वेज में बोले तो अभित्रयात, ठीक है, अमित्रयात, शत्रुओं को नाश करने वाले के रूप में हम जानते हैं। उनकी सैन्य क्षमताओं को दर्शाता है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन आपसे आया जा सकता है कि शत्रुओं को नाश करने वाले को हम कौन है जो शत्रुओं को नाश करते हैं, या किसे हम जानते हैं शत्रुओं को नाश करने वाले के नाम से। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार थे। तो कौन प्रथम इतिहासकार है जो जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला है, तो सतीश चंद। ठीक है, सतीश चंद है इसका राइट आंसर, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 10 अंक की संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम किसकी कृति है। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, ये किसकी कृति है, तो आपको बताना है शूद्रक की। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करूँ भवभूति के बारे में, तो भवभूति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये 8वीं शताब्दी के भारत के एक शास्त्रीय संस्कृत विद्वान, कवि और नाटककार थे। ठीक है, नाटककार हैं और साथ ही कवि भी है। उन्हें कालिदास का एक प्रमुख अधिकारी माना जाता है और अक्सर उनके साहित्य कद से मेल खाने वाला माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, हम इसे भवभूति के बारे में हम आपको बताए हैं। यहाँ पर ये कौन है, तो आपको बता देना है कि 8वीं शताब्दी के भारत के एक शास्त्रीय संस्कृति विद्वान, कवि और नाटककार थे ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी हमने कौन सी शताब्दी के बारे में बात किया था, 8वीं की ही, लेकिन यहाँ पर अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ रहा है कि 8वीं शताब्दी के भारत के किस संस्कृत विद्वान को करुण रस के कवि के रूप में जानते हैं। तो करुण रस के कवि के रूप में हम भवभूति को ही जानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलीवाल की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी। देखिए, अलीवाल की लड़ाई जब यहाँ पे हम बात करते हैं आपसे, तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजों और सिखों के बीच में अलीवाल की लड़ाई लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, तो 28 जनवरी 1846 को प्रथम सिख युद्ध हुआ था। ठीक है, 1845-46 के दौरान ये लड़ी गई थी। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय सेना ने पंजाब की सिख सेना का मुकाबला किया, जिसे खालसा, ठीक है, जिसे खालसा शाब्दिक रूप के शुद्ध नाम से जाना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि ब्रिटिश की इसमें जीत के साथ ये समाप्त हुआ था
और कुछ लोगों द्वारा इसे लगभग पूर्ण युद्ध के रूप में देखा गया था, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो अलीवाल की लड़ाई थी वो 28 जनवरी 1846 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? देखिए, भारत के अंतिम वायसराय के बारे में जब बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए, अंतिम सरकार के उपराष्ट्रपति पूछा गया है 1946 में जो गठित है, तो आप क्या बताएंगे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन है भाई? जवाहरलाल नेहरू है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो आप लोग बी में बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा दीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। अब हम अगर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, देखिए ये सभी को पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जिन्हें हम जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसमें नेहरू को कार्यकारी परिषद से उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी याद रखना है आपको, 1946 की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और यह सरकार 15 अगस्त 1947 तक चली, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब तक ये सरकार चली थी। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता आपसे पूछा जाए तो भी आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और 17 जुलाई 1964 को उनका निधन हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा, 89 में इनका जन्म हुआ था और 64 में इनका निधन हो गया था। और ये आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में माने जाते हैं और उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था, एक अपनापन था, इसीलिए इन्हें चाचा नेहरू के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए इसे चाचा नेहरू कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार कह रही हूँ भाई कर लो कर लो कर लो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए, राम मोहन राय। ठीक है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? ठीक है भाई, राम मोहन राय को हम बात कर रहे हैं, तो राम मोहन राय की जब बात की जाती है तो आपको बताना है किसने किया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, जिन्होंने राजा की उपाधि के लिए विभूषित किया था। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात यहाँ पे करें राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय 1830 के दशक में राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड में अपने दूत के रूप में भेजा, ताकि वो ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी पेंशन से संबंधित शिकायतों को रख सकें। उसके अलावा अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, कहीं से भी किसी टाइप के भी प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, उससे पहले हम यहाँ पर देखिए दिए हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन में आपका दिया महात्मा गांधी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को महात्मा गांधी के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। देखिए, जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो सबसे पहले मन में आता है वही हमारे बापू जी हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, उन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता था, आप सभी को पता है। उन्होंने कुछ आंदोलन चलाए थे, जो हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से आंदोलन हैं। फर्स्ट आंदोलन की बात अगर हम करें तो फर्स्ट आंदोलन उनका है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में चला था। और ये किस लिए चला था? नील की खेती करने वाले किसानों को समर्थन में था, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था, कम से कम पैसे में। ठीक है, दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 को हुआ और ये गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन में था, जो सूखे और अकाल के कारण फसलें उगाने में असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भारी लगान वसूला जा रहा था। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया। तीसरा आंदोलन है असहयोग आंदोलन, जो 1920 से लेकर 1922 तक चला और इसमें ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया और लोगों से सरकारी नौकरी, स्कूल, अदालत का बहिष्कार करने का आह्वान किया। ठीक है, इसलिए असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह।
नमक सत्याग्रह की बात करें तो डांडी मार्च याद रखिएगा के नाम से भी जाना जाता है, और यह आंदोलन नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ, ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और यह आंदोलन भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए चलाया गया था। उसके अलावा कुछ जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं स्वदेशी, गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का ऐलान किया, ठीक है। अहिंसा, गांधी जी ने अहिंसा और सत्य को अपने जीवन में अभिन्न अंग बनाया, और उसके अलावा इन्होंने अपने सभी आंदोलन का आधार बनाया, ठीक है। ग्रामीण विकास, गांवों का विकास पर जोर डाला, ग्रामीण उद्योग, शिक्षा, स्वच्छता को बढ़ावा दिया, ठीक है। जातिवाद, धार्मिक भेदभाव, इन सभी के लिए बुराइयों के खिलाफ इन्होंने लड़ा। नेक्स्ट आपका नवजीवन और यंग इंडिया जैसे पात्रों का प्रकाशन, यानी कि गांधी जी ने इन पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया और स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा दिया। तो कुछ इस तरीके से गांधी जी द्वारा कुछ किए गए कार्य थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्प्रिंगैंग टाइगर ए स्टडी ऑफ रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है? तो आपको बता देना है सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी की इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज़, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाते थे, ठीक है, और इन्होंने ही राष्ट्रपिता कहकर इन्हें संबोधित किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़े सुभाष चंद्र के बारे में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब हम लोग यहाँ पर जानेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। इनके द्वारा कुछ किए गए कार्य थे, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया 1943 में, और इस सेना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना था, ठीक है। दूसरी चीज़ 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी और ब्रिटेन अमेरिका के खिलाफ के युद्ध की घोषणा भी की थी। नेक्स्ट रानी झांसी रेजिमेंट का गठन, ठीक है, जो रानी झांसी रेजिमेंट का गठन था, ठीक है, वो क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस ने INA में एक महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट का गठन भी किया, जिसका नेतृत्व केवल था कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किसने किया था, तो लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया था। नेक्स्ट आपका अंडमान और निकोबार समूह पर कब्जा। 1943 में INA ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया और उनका नाम बदलकर उन्होंने स्वराज और शहीद द्वीप रख दिया, ठीक है। इतने पॉइंट आपको सुभाष चंद्र बोस से याद रखने हैं। उसके अलावा भी मैं आपको और बताऊंगी अभी, ठीक है, रुक जाइए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने लगाया था? तो आपको बताना सुभाष चंद्र बोस ने। उसके अलावा आज़ाद हिंद रेडियो, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी, जिसका उपयोग ब्रिटिश शासन के लिए खिलाफ प्रचार करने और स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्री इंडिया सेंटर, देखिए फ्री इंडिया सेंटर में बात करें तो बोस ने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना भी की थी, जिसका मेन उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्थन जुटाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका कांग्रेस में भूमिका, ठीक है। कांग्रेस में भूमिका का मतलब ये कि भाई जो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना, ठीक है, समिति का गठन किया, जिसने व्यापक औद्योगिकीकरण की नीति को तैयार किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में हुआ था। बोस ने कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किया था, ठीक है। तो ये कुछ आपके हैं क्या सुभाष चंद्र बोस के कुछ किए गए कार्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दसवंत और बासवंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, ठीक है। कौन थे? तो आपको बताना अकबर,
ठीक है। अकबर थे जो जिन्होंने दासवंत और बाशवंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं शाहजहाँ के बारे में, तो देखिए शाहजहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये 2 से 3 पॉइंट तो याद ही रखने हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है कि शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा में भी इन्होंने मोती मस्जिद जैसी कई शानदार स्मारकों का भी निर्माण किया था। तो ये महत्वपूर्ण इतना याद रखना है कि कौन कौन सा, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ठीक है, इन सभी का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच में हुई थी? हम बहुत ही दिनों से इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तो एकदम रट गया होगा आपका, ठीक है, आपको एकदम रट गया होगा, कहीं से भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी स्टूडेंट को ये याद होगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच में हुई थी? सबसे पहले हुई कब थी? तो आप लोग बताओगे 1526 में, है ना। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। तो 26 में तो हुई थी, लेकिन किनके बीच में हुई थी? तो अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा मैम? तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बता देना है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए खानवा का युद्ध की बात करें तो देखिए 1526 में तो पानीपत का हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। अब खानवा का पूछा गया है तो खानवा का भी एक दिन बाद ही हुआ होगा, बिल्कुल 1527 में, ठीक है, याद रखिएगा 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखिए चंदेरी का युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि जो चंदेरी का युद्ध था वो किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चंदेरी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? देखिए चंदेरी का युद्ध की बात अगर आपको करें तो आपको बता देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर और मेदिनी राय, ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के बीच ये युद्ध हुआ था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए घाघरा का युद्ध की बात करें, इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ घाघरा टेक प्लेस? तो किसके कब हुआ था आपको बताना है। घाघरा का जो युद्ध था 1529 में था, यानी कि खानवा का युद्ध 1527 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में और आपका घाघरा का युद्ध 1529 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? देखिए हल्दी घाटी के युद्ध की बात की जाए तो बता देना है आप लोगों को, अकबर और महाराणा प्रताप, ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए तालीकोटा युद्ध की जब बात आती है तो हमारे मन में आ जाता है भाई कि 1565 बता देना है, कब हुआ था? 1565 में तालीकोटा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन वोम, तो आपको बताना है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मराठा एंड अफगान, ठीक है। मराठा एवं अफगान जो थे वो राइट आंसर है, यानी कि मराठा और अफगान के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात आए तो आपको बता देना है कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो दयाराम सैनी ने की थी, इसलिए राइट आंसर तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दयाराम सैनी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता 1921 में भारतीय पुरातात्विक दयाराम सैनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान से पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई करके इस सभ्यता को अवशेषों का पता लगाया था। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, लेकिन किसके मध्य हुआ था? आपको बताना है किसके मध्य हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, तो आप बोलेंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया था? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके तो मुर्शिद कुली खान ने किया था,
ठीक है। मुर्शिद कुली खां जो थे उन्होंने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किया था। ठीक है, देखिए जो बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र करने का श्रेय किसको जाता है? मुर्शिद कुली खान को जाता है। उन्होंने 1717 में बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया और मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी भी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? देखिए विधवा पुनर्विवाह कानून की जब हम बात करते हैं तो आपको बताना है क्या, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1856 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह का कानून बना था। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में, जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये लागू किया गया था। और इस अधिनियम में इस अधिनियम में जो विधवाएं लोग थीं, ठीक है, उन्हें पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये संभव बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? देखिए फूट डालो शासन करो ये नीति के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो जान लीजिए आप लोग थोड़ा सा। देखिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1557 के सिपाही विद्रोह के बाद विशेष रूप से लॉर्ड कर्जन के समय 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से और अधिक स्पष्ट लागू कर दिया गया था। और ये नीति भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए विभिन्न धार्मिक, जाति और सामाजिक समूहों के बीच में विभाजन और संघर्ष पैदा करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो फूट डालो और शासन करो की नीति थी वो कब अपनाई थी? 1857 में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? देखिए गृह युद्ध की बात करें तो जो गृह युद्ध था वो 1642 से लेकर 1651 तक चला था, यानी कि टोटल आपका 9 वर्ष तक चला था। और इस युद्ध में राजा चार्ल्स प्रथम और संसद के समर्थकों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन हिस्ट्री के करा रही हूँ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो 21 सीरीज़ होगी उसमें मैं आपको पहले उस टॉपिक को पढ़ाऊँगी, उसके बाद आपके लिए उसी से क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो आप बेफिक्र रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए क्लासेस रहेगी। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेगी, इसलिए क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो रामायण और महाभारत की रचना आर्य अवधि में हुई थी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए गुप्त समाज की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो आपको बताना है चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, किसने की थी? चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम को इस वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में आप सभी को पता है, ये गौर का शासक था। वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित एक क्षेत्र है जो 1173 से लेकर 1206 तक गौरी वंश का शासक रहा है। मोहम्मद गौरी, जिसे मुइज अल दीन मोहम्मद इब्न साम, ठीक है, या फिर गौरी के मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है मोहम्मद गौरी को। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तानी किस शासक की पेशी थी? देखिए मस्तानी किस शासक की पेशी थी? आपको बताना है बाजीराव पेशवा की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? देखिए मुगल काल में जो सर्वप्रथम अगर बात करें तो किस शहर में किए थे? सूरत में किए थे, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन डी बता दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? क्या नाम बताए भाई? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से हम किसे जानते हैं? आपको बताना, शाहजहाँ को जानते हैं। क्या भाई शाहजहाँ को जाना जाता है? वाह क्या बात है। ठीक है, शाहजहाँ के नाम से ही जाना जाता है। देखिए जो मुगल शासक में शाहजहाँ थे उन्हें हम प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, कई जैसे शानदार स्मारकों का निर्माण किया, इसलिए आपको बता देना इसका आंसर जो भी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? देखिए मुगल काल में जब बात करते हैं तो किस शहर में कारखाने स्थापित किए थे? सूरत में किए थे, इसलिए राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैंने फिर से शायद बैक क्वेश्चन आपको बता दिया ना, कोई बात नहीं, चलिए 2 बार आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए भारत में जो मुगल राज थे उनके संस्थापक की बात करें तो बाबर थे, तो बाबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर का जन्म कब हुआ था? देखिए बादशाह का जन्म कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए मुगल बाबर का, बाबर की बात यहाँ पे की जा रही है तो सभी को पता होना चाहिए जो बाबर का जन्म हुआ था वो 14 फरवरी, ठीक है, पुलवामा, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं पुलवामा डे, ठीक है, 1483 को अंदीजान में हुआ था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान में स्थित है। अंदीजान में फरगना घाटी का एक शहर था जहां बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा शासन करते थे, ठीक है, शासक थे यानी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फरगना। ठीक है, बाबर का पूरा नाम क्या था? देखिए बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था भाई? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था इसका पूरा नाम, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? देखिए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो प्रथम आक्रमण किया था वो 1532 में किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गौड़ पर कब्जा कर लिया? देखिए जो शेर शाह थे वो हुमायूं को हराए थे और किस युद्ध में हराए थे? चौसा का युद्ध में हराए थे। कब हुआ था चौसा का युद्ध? आपको बताना है 1539 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की माँ कुतलुग निगार खानम किस वंश से संबंधित थी? तो ये मंगोल से संबंधित थी, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे अगर पूछा जाए तो आपको बताना है बाबर थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बाबर का जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, फरगना, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस मुगल बादशाह का भारत में कोई मकबरा नहीं है? ऐसे मुगल बादशाह का नाम बताइए जिनका कोई मकबरा नहीं है, तो आप लोग कहेंगे मैम बाबर ही हो सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, मुगल बादशाह का भारत में कोई मकबरा नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पे है मैं ये भी बता दूं। देखिए भारत में मुगल बादशाह बाबर का कोई मकबरा नहीं है। बाबर का जो मकबरा है वो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, दक्षिण अभियान के क्रम में पूछा है और किसने मलिक कफूर को, ठीक है, मलिक कफूर की बात की जा रही है, ठीक है, जिसे विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। तो कोहिनूर हीरा की बात की जाए तो आपको बताना है तब प्रताप रुद्रदेव को, ठीक है, रुद्रदेव जो थे उन्होंने कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, दक्षिण अभियान के दौरान कोहिनूर हीरा मलिक कफूर को वारंगल के काकती शासक प्रताप रुद्रदेव ने दिया था और यह हीरा 14वीं शताब्दी की शुरुआत में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी भारत पर आक्रमण के दौरान इसे प्राप्त हुआ था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना कि कब प्राप्त हुआ था, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अमीर खुसरो और हसन निजामी को संरक्षण प्रदान किया है? भाई किस सुल्तान ने अमीर खुसरो और हसन निजामी को संरक्षण प्रदान किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेनाध्यक्ष ने तुगलक वंश की स्थापना की है? अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं हम, किस सेनाध्यक्ष ने, यानी कि कौन सी सेना ने तुगलक वंश की स्थापना की है? तो आपको बताना है गाजी मालिक। ठीक है, गाजी मालिक ने की थी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक जिनका मूल नाम था गाजी मालिक था। ठीक है, जो खिलजी वंश के पतन के बाद 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी। किस सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? देखिए, किस सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने किया था। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, इन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। उन्होंने खलीफातुल्लाह, ठीक है, खलीफातुल्लाह यानी कि भगवान की प्रतिनिधि की उपाधि धारण की, जो उनके सिक्कों पर भी अंकित थी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर ने आरंभिक दिनों में उसका संरक्षण कौन था? देखिए, आरंभिक दिनों में जो अकबर का संरक्षण था वो कौन था? बैरम खां था। ठीक है, जिनका पूरा नाम था, यानी कि सुल्तान बनने से पहले जूना खां का नाम जॉन था। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे, और उनका मूल नाम जो रखा गया वो उलुग खान था। ठीक है, राजमुंदरी के एक शिला लेख में मोहम्मद तुगलक जौना या जूना खां को दुनिया का खान कहा गया, यानी कि बहुत सारे अलग अलग नाम बैरम खां का था। तो जो मैंने आपको एक एक करके बता दिए, किसी भी नाम से कहीं से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? देखिए, अब ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, तो आपको बता देना है। क्या आप लोग नाम बताएंगे? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम क्या था? जौना खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1326 ईस्वी में कृषि से संबंधित दीवान-ए-कोही की स्थापना किसने की थी? देखिए, 1326 ईस्वी में पूछा गया है दीवान-ए-कोही की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी कि तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुआ था? देखिए, जो तुगलकाबाद में लकड़ी की जो बनी स्वागत भवन थे, उसके गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी? किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की हुई थी। राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुल्तान बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मस्जिद रखा? ठीक है, अपना उपनाम ही बदल दिया उन्होंने, अबुल मस्जिद। तो कौन रखा था? आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनका बहुत ही बड़ा सीन था। उन्होंने कई सारे नाम बदले, उन्हें बैरम खां, ठीक है, उलुग खां, कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध सेनापति को मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की बात की जा रही है? तो आपको बताना है जफर खां। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की है? तो भाई, कौन से सुल्तान थे जिन्होंने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? आपको बताना है क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था भाई? सिकंदर सानी की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, चलिए, तो आपका ये राइट आंसर ऑप्शन सी है। और एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आप सभी को बताना है। क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ था? ठीक है, और किसने लागू किया था? ये दो क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट के माध्यम से देना है। और मैं देखती हूँ कि कितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं, कमेंट से आंसर देते हैं। आई होप कि अगर आप कमेंट करके आंसर देते हो तो इस क्वेश्चन को आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। ठीक है, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन का ध्यान देना है।